टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किए थे। ओके, हम लोग ने कंप्यूटर पेरिफेरल्स, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर ये वर्ड कौन से लैटिन वर्ड से आया है, कंप्यूटर इसके कौन से 5 मेजर्स फंक्शंस थे बराबर। पहला क्या था, इनपुट, ठीक है। दूसरा क्या था, वो डेटा को प्रोसेस कर रहा था, स्टोर कर रहा था, आउटपुट दे रहा था, और लास्ट में उसके पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। ओके, हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंसेस देखे थे, उसके एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए बराबर। फिर हमने आईटी और आईसीटी ये दोनों क्या है, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स, फिर हमने सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम उसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इनपुट सीपीयू आउट, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये वाला जो सेक्शन रहेगा ना हमारा, इसमें क्या है ना, अभी देखो आपने ये तो पढ़ लिया कि कंप्यूटर जो है 5 मेजर फंक्शंस में चलता है। हाँ, ये तो भाई सिंपल सा, ये तो सारे कंप्यूटर ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में घुसोगे ना, प्रॉपर एकदम उसका आर्किटेक्चर क्या है, वो एक्चुअली में कैसे काम करता है, तो उसमें ना ये 3 एकदम मेजर पार्ट आ जाते हैं। पहला एक होता है पूरा एक इनपुट का सेक्शन आ जाता है, फिर सीपीयू क्या है उसका मेजर रोल रहता है, फिर वो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करता है वगैरह, ये सब तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि इनपुट यूनिट है क्या, ठीक है। तो देखिए, हमने इनपुट यूनिट में हम पढ़ने वाले, पहली बात तो हम लोग ने इनपुट डिवाइसेस देखे थे लास्ट लेक्चर में। ओके, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से थे, वेब कैमरा थे, माइक्रोफोन थे, प्रिंटर थे, और क्या थे, कीबोर्ड थे, ठीक है। सो इन सब डिवाइसेस से हमें जो इनपुट लेते हैं ना, जैसे कीबोर्ड से हम इनपुट ले रहे हैं, माउस से ले रहे हैं, बारकोड रीडर, MICR, OCR, या टच स्क्रीन जो होता है, जैसे अभी मैं स्क्रीन में टच कर रहा हूँ वगैरह, ठीक है। तो ये सब वाला जो भी सेक्शन है ना, ये पूरा का पूरा जो यूनिट है ना, ये आ जाता है ये अपने इनपुट यूनिट में, जिसपे हम अपने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब वो हम किसी तरीके से भी ले सकते हैं, कीबोर्ड से भी हम इनपुट ले सकते हैं, माउस से भी, बारकोड रीडर से भी, MICR, OCR, या टच स्क्रीन जो होता है, ये स्क्रीन को मैं टच कर रहा हूँ, इसमें भी मैं एक इनपुट ही दे रहा हूँ ना भाई, देखो ना, इनपुट दे रहा हूँ ना, ठीक है। सो इनपुट यूनिट मतलब ये एक ऐसा यूनिट वाला सेक्शन है जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट लेते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप में देते हैं, किसके थ्रू, कीबोर्ड, माउस और इनके बराबर। अब जब आपने इनपुट दिया तो मालूम है क्या होता है ना, कि जो सीपीयू है ना, इसका ना ये मेजर, सीपीयू को ना आप एकदम ब्रेन बोलते हो, कसम से बताओ तो आपने सुने भी रहोगे, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वगैरह। हाँ, ये सही है, एक्चुअली में ये है। जब भी आप वो डेटा देते हो ना, तो क्या है ना, फिर सीपीयू क्या करते हैं ना, सीपीयू के अंदर ना ये 3 मेजर एलिमेंट्स आते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये तीनों को ना वो यूज़ करके, ये सीपीयू जो है ना, ये तीनों को वही यूज़ करता है, तब जाके ना फिर आपका एकदम प्रॉपर रिजल्ट जो होता है ना, वो शो होके आता है। नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम इन तीनों को डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए आप जान लो कि इनपुट यूनिट के बाद सीपीयू का बहुत मेजर रोल आ जाता है। फिर क्या, एंड में वही आपका आउटपुट निकल के आता है। आउटपुट यूनिट में वही जो आपके आउटपुट डिवाइसेस है वो शो करते हैं, जो भी डेटा प्रोसेस होकर आ रहता है आपके इनपुट थ्रू सीपीयू, उसके बाद ये बराबर। सो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि मेजर बता रहा हूँ, हाँ मेन पॉइंट क्या है इसमें से, देखिए सीपीयू, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हम पढ़ने वाले हैं। कंट्रोल यूनिट मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन। फिर बाद में मेमोरी यूनिट मतलब क्या होता है, जो स्टोरेज होता है बराबर। कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। और एएलयू पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में, इसके बारे में पूरा एकदम डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आ गए बराबर। सो सीपीयू, ठीक है, इसके 3 की एलिमेंट्स होते हैं इसमें। तो हम लोग ने वो जो एएलयू देखा था, ठीक है, एएलयू का देखो फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बराबर। अब ये होता क्या है बराबर, परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल्सो परफॉर्म्स अ लॉजिकल फंक्शंस। अभी मैं आपको नहीं बताता हूँ, देखो एएलयू मतलब अभी आप जो पढ़े ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इससे ही आप समझ गए होंगे इसका काम कैसा रहेगा। सीपीयू के अंदर इसका जो पहला पार्ट आता है, ए वाला पार्ट, जिसमें एएलयू का मेजर रोल ये होता है कि आप जो भी डेटा, जैसे अभी आप डेटा दे रहे हो कुछ नंबर्स के फॉर्म में वगैरह, जो भी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाना रहता है वगैरह सब, ये पूरा का पूरा ना आपका ये जो यूनिट वाला सेक्शन है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसी का वो काम रहता है, इस डेटा को पूरे तरीके से परफॉर्म करना। सच्ची बताओ तो ये पूरा का पूरा परफॉर्म रहता है बराबर। जैसे आपने ऑर्डर दिया तो शेफ का काम होता है खाना बनाना, तो यहाँ पे खाना बनाने का जो काम कर रहा है ना, ये आपका ये एएलयू है, ठीक है। सो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी रहता है इसमें परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ ये कुछ लॉजिकल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे अभी ये कंपेरिज, किसी डेटा के बीच में, जैसे मान लो आपको कंपैरिजन करना रहेगा, ठीक है, जैसे ये नंबर इससे बड़ा है वगैरह, जो भी हो, इक्वल है,
तो फिर क्या प्रिंट करना है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन मतलब जो भी मतलब कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है और लॉजिकल वगैरह जो भी मतलब कैलकुलेट वाला जो वर्ड आ रहा है, ठीक है, इसमें जो भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है पूरा का पूरा ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आ जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में जितना बताया गया है ये पूरा उसी का मेन पार्ट है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये और भी है, जब आगे जाके आप एडवांस में जाओगे ITCS के अंदर तो इसका एक अलग ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट ही आ जाता है, ये तो फिर भी आपके यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट दे के रखा है। तो अभी के लिए आप इतना जानो, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक ऐसा यूनिट है, CPU के अंदर का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, प्रोसेस करता है, बस सिंपल आप इतना ही जानो, ओके। और कुछ लॉजिकल फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, डेटा के बीच में कंपैरिजन करता है, ओके। यहाँ तक कुछ डाउट? नेक्स्ट, अभी जो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, देखो कंट्रोल यूनिट मतलब इसको आप कंप्यूटर का बैकबोन भी बोल सकते हो। द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स अ टास्क बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स, collects the data from input, send to a processing unit, transmit the results to output। अब देखो इस बीच में क्या हो रहा रहता है ना कि ये जो डेटा अभी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, सो डेटा प्रोसेस हो रहा है, डेटा इनपुट हो रहा है, मतलब डेटा पहले आया, डेटा उसके बाद स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद प्रोसेस हुआ। इन तीन चीज़ों का कंट्रोल जो है ना ये कंट्रोल यूनिट ही करता है। ये CPU का दूसरा एलिमेंट है कंट्रोल यूनिट, देखो इसके नाम में ही है कंट्रोल यूनिट, मतलब जो भी एंटायर प्रोसेस हो रहा है ये पूरा इसको कंट्रोल करता है। तभी तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बैकबोन। बैकबोन ऐसे ही नहीं बोला गया, जब आपका बैकबोन नहीं रहेगा आप खड़े हो पाओगे, चल पाओगे नहीं ना, वैसे ये भी है, इसको बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जा रहा है। देखो कोऑर्डिनेट्स अ टास्क बिटवीन ऑल कंपोनेंट्स, सही है ना। डेटा कलेक्ट करता है इनपुट से, फिर डेटा को प्रोसेस करने के लिए भेजता है, फिर उसके बाद रिजल्ट शो करता है। तो यहाँ पे यही मेन बात आ जाती है, मतलब कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, मेरा डेटा इनपुट आया, ठीक है, मेरा डेटा इनपुट आया, वो डेटा स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हो जाने के बाद एक रिजल्ट शो हुआ। ये सारे चीज़ों को कंट्रोल करने वाला सेक्शन ये है, ये कंट्रोल करता है, ये वो है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता था, जो एक बेसिक ऑपरेशन होता है ना ये उस चीज़ को परफॉर्म करवाता है, ये उस चीज़ को करता है, ठीक है। जबकि कंट्रोल यूनिट इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा रहता है। ये मेजर डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, बराबर समझे। सो नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरी यूनिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था ना डेटा स्टोर होता है, वो ये वाले सेक्शन के अंदर ही आता है। मेमोरी यूनिट मतलब क्या, स्टोर्स अ डेटा एंटर विया इनपुट डिवाइसेस, सही बात कि नहीं, डेटा स्टेज हियर अंटिल प्रोसेस्ड, uses a pre-program instruction to transmit a data to other CPU parts, बराबर है ना। अभी जैसे अगर मैं आपको बता दूं, ठीक है, अभी आपने इनपुट डिवाइस है, ठीक है, आपने इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा लिया, बराबर, उस डेटा पे जब तक प्रोसेस हो रहा रहेगा तब तक वो उधर ही रहेगा, रैम में भी रह सकता है, रोम वगैरह जो भी रहेगा, ठीक है। सो ये जो डेटा आया, अभी मैं आपको एक ही लाइन में तीनों का मतलब बता देता हूँ, ठीक है। अर्थ CPU के तीन एलिमेंट्स है ना, ठीक है। पहला एलिमेंट क्या था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम रहता था, उसकी जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं या फंक्शंस होते हैं, इनको ये अकेले परफॉर्म करता है। खाना बनाने का काम इसका है, सीधी बात, ठीक है। अब इस चीज को पूरा कंट्रोल कौन कर रहा है, इस पूरे एंटायर सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल करने का पूरा काम होता है कंट्रोल यूनिट का, इसके नाम में ही इसका काम है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। डेटा इनपुट भी हो रहा है, डेटा प्रोसेस भी हो रहा है, डेटा स्टोर भी हो रहा है, डेटा का आउटपुट भी आ रहा है। अरे ये सब संभालने वाला कोई एक रहना चाहिए जो कि ये खुद ही कर रहा है। CPU का ही ये दूसरा पार्ट है कंट्रोल यूनिट, ये पूरा का पूरा काम यही करता है, समझे। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका काम एक ही है, सिर्फ ऑपरेशन करना, बराबर। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, इनपुट आ रहा है, डेटा स्टोर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट दे रहा है, इन सबको संभालने का काम है कंट्रोल यूनिट का। और थर्ड वाला क्या है, मेमोरी यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेटा आपका मेमोरी में स्टोर हो रहा है, डेटा जब तक उस डेटा के ऊपर ऑपरेशन रहेगा तब तक वो रैम में स्टोर रहेगा, रैम में स्टोर हो जाने के बाद वो भी वहाँ से फिर वैनिश हो जाएगा, फिर वहाँ से हट जाएगा, फिर दूसरा डेटा आएगा, वापस से प्रोसेस होकर हट जाएगा। भाई अब डेटा आ रहा है तो स्टोर करने के लिए कुछ जगह आना रहना चाहिए ना, तो मेमोरी यूनिट पूरा वही संभालता है। मेमोरी का जो भी मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा मेमोरी यूनिट ही संभालता है, ठीक है। सो आप बस इतना जान लो, एक लाइन में मैं बता रहा हूँ, ALU का मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट, कंट्रोल यूनिट मतलब एक कोऑर्डिनेटर, आप एक टाइप का बोलो, जैसे मैंने सिंपल सा बात बोला भाई, बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, सीधी सी बात है, ठीक है। मेमोरी यूनिट मतलब क्या, टेम्पररी स्टोरेज, हाँ
सिर्फ कुछ समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए तो डेटा स्टोर हो रहा है ना, रैम में ही होता है ये ज़्यादातर। रैम मतलब क्या, इसमें रैम क्या, जो मेरा रनिंग प्रोग्राम रहता है उसको पूरा डेटा तब तक वो स्टोर करके रखा रहता है, ये तब की बात है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो भी है ये मेमोरी यूनिट के अंदर आता है। मैं आपको ये तीनों डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समझने लायक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आएंगे, तो आप डिटेल में एकदम कर सकते हो। देखो गाइस, मैं आपसे ना ये भी एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी देखो पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप क्या क्या करो, आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए, ठीक है। आप मेरे वीडियो के थ्रू आप पहले अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कर लो, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैं एक बात बोलूँगा, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना आईटी में 100 आउट ऑफ 100, ये एकदम बेस्ट तरीका है। वीडियोस देखो, पूरे कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद टेक्स्ट बुक खोलो, और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ उसको रीड करो, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक रीड करो। अगर आपने मेरी बात मानी, लेक्चर्स देखे, कंसेप्ट क्लियर किए, उसके बाद आपने जाके टेक्स्ट बुक को रीड किया, समझा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपको बस ये दो चीज़ ही करना है, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, आपको दो चीज़ बोला, मेरे वीडियोस के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करो, दूसरा टेक्स्ट बुक बस रीड करो। ये आपको सुनने में अजीब लगता है पर टेक्स्ट बुक को रीड करो। एक बार आपने टेक्स्ट बुक रीड कर लिया, मेरे कंसेप्ट क्लियर कर लिए, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में रहेगा, आपको समझ में आएगा, तो आप उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर पाओगे। सही है कि नहीं है, बराबर ना। वैसे ही, और टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर आपके एमसीक्यूज वगैरह ये सब आते हैं, तो रीड करने से क्या है, अपने को भी एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ मतलब एमसीक्यू इस जगह से आ रहा है वगैरह। और ज़्यादातर देखा जाए, आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना, वहीं से ही ज़्यादातर आते हैं। अगर वहाँ से नहीं भी आया, घुमा के आया, आपके कंसेप्ट तो क्लियर रहेंगे ना, तो आप उससे भी अटैक कर सकते हो, सीधी सी बात है। तो बस ये पढ़ाने का मैं एक ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करो, टेक्स्ट बुक जाके रीड करो, नोट्स वोट्स इसमें इसका आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। 11th में तो नोट्स की एकदम ज़रूरत नहीं रही है, अगर रिक्वायरमेंट रही तो वो 12th के लिए हमारे नेक्स्ट टाइम पे रहेगी, लेकिन अभी 11th के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट तो आपके लिए पूरा ओपन है ही, जब चाहे आप कभी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अभी आपने इसमें देखा था कि हमने मेमोरी यूनिट हमने पढ़ा, ठीक है, मेमोरी यूनिट। अब मेमोरी यूनिट के अंदर क्या क्या आ रहे थे, मेमोरी भी ना दो टाइप की होती है भाइयों, रैम और रोम, ठीक है, रैम और रोम। हाँ, रैम सुने रहोगे, रैम मतलब क्या, रैंडम असेस मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है वोलेटाइल मेमोरी। इसका कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ पर यही है कि ये एक ऐसी मेमोरी है ना जो कि वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो कि मतलब धीरे धीरे वैनिश होता रहता है, ये इवोपरेट हो जाता है, ओके। मतलब ये कुछ समय के लिए रहता है, ये डेटा परमानेंट स्टोर नहीं होता, ये टेम्पररी स्टोर होता है। देखो यहाँ पे बताया भी गया है, वर्किंग डेस्क मतलब कंप्यूटर में जब आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे होते हो, कंप्यूटर में जब आप चीज़ कोई परफॉर्म कर रहे होते हो, ऑपरेशन कोई कर रहे होते हो, उस टाइम पे जो डेटा स्टोर हो रहा रहता है ना, कौन सी जगह पे, वो रैम में स्टोर हो रहा रहता है। इसीलिए जब भी आप मान लो किसी फाइल में काम कर रहे हो या किसी भी माइक्रो ऑफिस में काम करो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी भी पार्ट में, अगर आपने उस चीज़ को सेव नहीं किया है, गलती से भी पावर ऑफ हुआ, आपका पूरा का पूरा डेटा लॉस चला जाता है। इसलिए इसको बोला गया है रीड राइट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर को बोला जाता है। और ये डेटा एग्जिस्ट जब तक पावर्ड में रहता है तब तक के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर आप जब तक आपने इसको सेव नहीं किए हो तब तक ये रैम में रहता है, जब आप इसको सेव कर दोगे तो वो अलग सेक्शन में चला जाता है, ओके, बराबर। तो रैम मतलब एक ऐसी मेमोरी जो कि थोड़े समय के लिए आपके डेटा को स्टोर करके रखी रहती है, एक ऐसी मेमोरी जो कि आपके डेटा को स्टोर करके रखी रहती है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। जैसे आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो, आप कोई फाइल रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कुछ भी डेटा इनपुट कर रहे हो, कोई कैलकुलेटर में आप कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो और उस टाइम पे पावर ऑफ हो गया, डेटा पूरा लॉस हो जाता है, आपको वापस से कैलकुलेटर ओपन करना रहता है, वापस से ऑपरेशन करना रहता है। तो फिर उस टाइम पे वो रैम में था, इसलिए वो अच्छे से स्टोर नहीं हुआ। और ये रैम ही इसी के अंदर आपके मेमोरी मैनेजमेंट फाइल वगैरह सब इसी ऊपर डिपेंड रहते हैं, यही एक टाइप की मेमोरी है, इसी को बोला जाता है रैम, ओके। सो नेक्स्ट अब हम समझ जाते हैं कि रोम क्या होता है, ओके। सो रोम का मतलब यहाँ पे बताया गया है रीड ओनली मेमोरी, ओके, रीड ओनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसमें डेटा रिटेन रहता है, जब पावर ऑफ हो गया तो भी डेटा रिटेन ही रहेगा। इसे परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी भी आप कह सकते हो। कंटेंट डिसाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय यूजर। हाँ सही बात है ना, आपके लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम बनाया गया है कि हाँ ये इससे ज़्यादा डेटा स्टोर करके नहीं रखा रहेगा, तो फिर सीधी सी बात है आप नहीं रख पाओगे ना, आप उसको मॉडिफाई या
कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर बनाया रहता है उस चीज़ को, तो आप ओवर रिटर्न नहीं कर सकते। ओवर रिटर्न का मतलब यही है कि उसको चेंज कर देना है या उसी चीज़ को मॉडिफाई कर देना वगैरह, ये भी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रोम का मतलब यहाँ पे सिंपल सा यही है, ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखी रहती है, परमानेंटली। रोम मतलब फिलिंग कैबिनेट, आप एक टाइप से समझ सकते हो, परमानेंट, ओके। और जबकि रैम में क्या होता है, डेटा टेम्पररी स्टोर रहता है। मेजर डिफरेंस समझ में आ रहा है, परमानेंट और टेम्पररी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं किसी फाइल में ऑपरेशन कर रहा हूँ तो ऑपरेशन करते टाइम जो वर्किंग ऑपरेशन वाला टाइम रहेगा, उस टाइम पे जो डेटा मेरा स्टोर हो रहा रहता है वो रैम में रहता है। जब मैं उसको सेव कर लेता हूँ वो रोम में आ जाता है, सीधी सी बात है। आपने जो भी अपने डिवाइसेस देखे थे, स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब रोम वाले ही पार्ट तो थे, रीड ओनली मेमोरी, ये सब वही वाले ही पार्ट थे। डेटा को मैंने सेव कर लिया और सीधा रोम में आ गया, पावर ऑफ होए होए उससे फर्क नहीं पड़ता, डेटा तो उसके अंदर स्टोर ही रहने वाला है। अगर मैं किसी फाइल में ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैंने उसको सेव करके रखा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैंने सेव करके रखा है ना, तो मुझे उसका कोई टेंशन नहीं है। मैं आराम से, पावर ऑफ हो जाए फिर भी मैं उसको वापस से एक्सेस कर सकता हूँ कि मैंने कहाँ तक काम किया था, जाके देखूंगा। लेकिन अगर मैंने सेव करके नहीं रखा है, रैम में था, तो सीधी सी बात है भाई, मेमोरी वोलेटाइल है, आराम से गायब हो जाएगी, डेटा मेरा लॉस हो जाएगा। यही होता है मेजर डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ओके। कुछ सेकेंडरी मेमोरी भी, मतलब इनको एक एक्सटर्नल स्टोरेज के हिसाब से भी आप बोल सकते हो, कुछ सेकेंडरी मेमोरी भी होते हैं, जैसे एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, फिर बाद में एसएसडी। पेन ड्राइव एक बहुत क्या बोलते हैं डेली लाइफ वाला एग्जांपल है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप जानते रहोगे, एक छोटा सा एक ऐसा डिवाइस जैसा आता है, उसमें लोग 30 GB का आता है वगैरह, जो भी डेटा उसमें स्टोर करके रखे रहते हैं कुछ किसी काम के लिए वगैरह। एक मैग्नेटिक टेप होता है, सीडी, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, ये बहुत सारे सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल स्टोरेज होते हैं। एक एक्सटर्नल स्टोरेज की टाइप होती है सेकेंडरी मेमोरी, मतलब एक एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर आपको अलग से स्टोरेज चाहिए तो ये सब है, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब आता है अपना पार्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी। देखो, अभी मुझे सीधी सी बात बताओ, अभी मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो मैं थोड़ा चला, ठीक है, मैं खड़ा हुआ और मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किए 2 मीटर के। जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस जो एक था यूनिट, डिस्टेंस जो एक था एक पार्ट, ठीक है, उसका एक यूनिट था 2 मीटर। तो 2 मीटर का मैंने जो डिस्टेंस कवर किया, ये जो डिस्टेंस मैं पहचान कैसे पा रहा हूँ कि कितने मीटर तक कवर हो रहा है, मीटर से मुझे अंदाजा होगा ना कि हाँ मैं इतना स्पेस कवर किया मैंने। तो जो मेमोरी होती है ना, इसको भी डेटा स्टोर करने के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट रहती है। और वो यूनिट की रिक्वायरमेंट कहाँ, ये बिट, निब्बल, ये सब इसके यूनिट है। जैसे डिस्टेंस की यूनिट कौन कौन से होते हैं, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोमीटर होता है, ये बहुत सारे यूनिट है ना डिस्टेंस के। वैसे मेमोरी को डेटा कंप्यूटर में, हार्डवेयर में स्टोर करने के लिए यूनिट चाहिए रहता है, जैसे बिट, निब्बल, बाइट, एम बी। आप इससे बहुत फेमिलर होगे, के बी, एम बी और जी बी, इन तीनों से आप बहुत ज़्यादा फेमिलर रहेंगे, ये आपके मोबाइल में तो ये दिखते ही रहते हैं, ठीक है। जी बी के ऊपर आता है टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ये सब उसी के एग्जाम्पल्स है। बिट मतलब आप बस एक जान लीजिए, बिट बिट मतलब क्या है, 0 और 1 का, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि 0 1 के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखा रहता है। निब्बल, ये 4 बिट्स का होता है, एग्जाम्पल देख लो, 1011। 8 बिट में आपका एक कैरेक्टर स्टोर होता है। जैसे अगर मान लो मैंने कोई भी एक कैरेक्टर लिख दिया ए, ठीक है, तो ए वो 8 बिट के अंदर पूरा स्टोर हो जा रहा है, बराबर, मतलब 8 ब्लॉक्स बनेंगे 1010 के फॉर्म में, और वो एक कैरेक्टर को स्टोर करके रखेगा अपने मेमोरी में। तो ये मेमोरी स्टोर करने का एक यूनिट है, ओके। जैसे के बी, किलो बाइट एक आता है, फिर मेगाबाइट, एक एम बी कितने, एक एम बी 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, और 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है, और 1 गीगाबाइट मतलब 1024 MB के बराबर होता है। सो ये सब इसकी यूनिट से आप देख रहे होंगे, और ये सब 1024 के मल्टीपल पे आ रहे हैं, ओके। सो आप बस इतना जान लीजिएगा, एक यूनिट जो है 1024 द प्रीवियस, एंड 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ये 100, ये 1000 नहीं, पर 10204 बाइट्स के अंदर में पूरा आ रहा है ईच यूनिट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और कुछ सॉफ्टवेयर की जो कैटेगरीज है जिनका सेक्शन हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं। पहली बात हम जान लेते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है, ठीक है। हार्डवेयर मतलब क्या, अ फिजिकल कंपोनेंट्स कैन सी, टच एंड फील। उसके अंदर क्या आता है, मदरबोर्ड आता है, जीपीयू आता है, सीपीयू आता है, रैम हमने डिस्कस किया, फैंस, वेबकैम, पावर सप्लाई, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर।
मतलब हार्डवेयर मतलब सिंपल सी बात, कंप्यूटर के जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं या जो भी इंटरनल डिवाइसेस हैं जो लगे हुए हैं मदरबोर्ड जैसे सीपीयू के अंदर रहता है, ठीक है, इंटरनल डिवाइस वो भी एक हो गया सीपीयू जीपीयू, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, टच कर सकते हो, जो टच जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टच करके फील कर सकते हो ना, वो पूरा का पूरा हार्डवेयर के अंदर आता है। ओके, पूरा का पूरा हार्डवेयर के अंदर। अब सॉफ्टवेयर इज अ डिफरेंट पार्ट, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम इसको एक टाइप का बोल सकते हो, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, टच एकदम नहीं कर सकते हो, जिसमें आप सिर्फ help us to interact with the computer to perform a specific task. लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने कंप्यूटर ओपन किया, ठीक है, कंप्यूटर ओपन, मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, कैलकुलेटर मैंने ओपन किया, अब उसके अंदर मैं कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मेरा टास्क क्या है, मुझे एडिशन करना है, ठीक है, मेरा टास्क क्या है, मुझे एडिशन करना है, ठीक है, मैं गया 2+4 लिखा, आंसर मुझे मिला 6, मैंने उसको टच किया क्या, क्या मैं उस प्रोग्राम को टच कर पा रहा हूँ, उसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा है मैं उनको टच कर पा रहा हूँ क्या, नहीं ना, तो उसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखे हुए हैं, मैंने आपको एएलयू के बारे में बताया था जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था एएलयू होता क्या है, समझे, तो प्रोग्राम्स, उसी उसी को प्रोग्राम्स बोला जाता है, उसके अंदर प्रोग्राम फिट रहता है, तो सॉफ्टवेयर मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स है जिनको हम टच नहीं कर सकते, जबकि हार्डवेयर मतलब क्या, फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते थे, यही मेजर डिफरेंस होता है ये दोनों के बीच में, और इन दोनों के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। अब जो आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, पहला आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा आता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, चौथा आता है आपका क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। पहली बात जान लेते हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये हमारे लिए रहता है, ठीक है, मतलब फॉर एंड यूजर्स, वर्ड, ब्राउजर्स, गेम, स्प्रेडशीट, मेरे लैपटॉप में जितने भी हैं, डेस्कटॉप पे मेरे जितने भी ऐप्स है, जैसे मान लो मेरा MS वर्ड है, कुछ ब्राउजर्स है क्रोम का, कुछ गेम्स है, जैसे मान लो एक्सेल वगैरह जो भी शीट्स है मेरे, कुछ भी, मतलब मेरे डेस्कटॉप पे जो भी मुझे शो हो रहा है, ठीक है, अभी आपके मोबाइल में भी जो ऐप्स होते हैं ये देख रहे हो आप, APP, और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर वाला एस, ऐप्स, यही तो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और क्या है, आपके मोबाइल में जितने ऐप्स हैं वगैरह वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है, वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम है जो उसके अंदर स्टोर करके रखा है, बस आपको जाके उसको यूज़ करना है, टच थोड़ी ना कर रहे हो आप उसको, आप बस उससे एक टास्क परफॉर्म करवा रहे हो, तो वो वाला जो पार्ट है ना वो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। मोबाइल मैंने खोला, व्हाट्सएप मैंने ओपन किया, अपने दोस्त को मैं मैसेज भेज रहा हूँ, मैंने एक इंस्ट्रक्शन भेजा, ये मैसेज मेरे दोस्त तक पहुँचा, ये सेंड बटन मैंने दाबा, इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा, वो मेरे उस चीज़ के लिए बनाया गया है, वो एक ऐप है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो मेरी मदद कर रहा है कि मुझे इस मैसेज को मेरे दोस्त तक पहुँचाना है, उसने वही काम किया, मतलब मैंने उसको एक टास्क दिया कि मैसेज सेंड कर, ठीक है, तो ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, ये भी सॉफ्टवेयर होता है नो डाउट, लेकिन ना इसलिए ये टाइप में ना अलग अलग कैटेगरी में आ रहा है, जो मैंने आपको मेन चीज़ बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब सिंपल सा एग्जांपल ऐप, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर इन सबसे डिफरेंट होता है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब क्या, जो कंप्यूटर रन करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने में ही बहुत बड़ा पार्ट है, और डिवाइस ड्राइवर्स ये भी इसके बिना कुछ भी नहीं है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम को कंट्रोल करके रखे रहते हैं, कंप्यूटर इन्हें यूज़ करता है, ओके, अभी एग्जांपल मैं दूँ, अभी आपने अपना लेट सेकेंड अभी आपने मोबाइल अपना ओपन किया, जब आपने अपना मोबाइल ओपन किया ना, मेरे मोबाइल के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था एंड्रॉयड, उसने उस मोबाइल को ओपन करवाया, मैं ओपन करने के बाद मैंने जाके किसी ऐप को क्लिक किया तो उसने उस ऐप को ओपन करवाने की परमिशन दी, तब जाके वो ओपन हुआ, ये बहुत फास्ट होता है, हाँ, तब जाके वो ओपन हुआ, उस टाइम पे जो काम कर रहा था वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर था, आपका फाइल मैनेजमेंट, आपका मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब पूरा का पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर संभालता है। जब आप उस ऐप को ओपन करके जो ऐप से ओपन करवा के जो आप टास्क करवाते हो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ फाइल वगैरह स्टोर करके कहीं रख रहे हो, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल स्टोरेज का जो काम रहता है, वीडियो इमेजेस की स्टोरेज वाला जो काम है ना, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही संभालता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कैसा है, जिसको आप देख तो नहीं सकते हो, लेकिन ये इंटरनली ना काम करता है, पीछे पीछे आपके सिस्टम के पीछे पीछे ना एकदम ये काम करता है, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये एक्चुअली में काम कर रहा होता है, ठीक है, तो यही होता है मेजर डिफरेंस। अभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब क्या, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब ये फ्री टू यूज होते हैं यार, मॉडिफाई होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है लिनक्स, लिनक्स इज द बेस्ट एग्जांपल, एक और भी है फायरफॉक्स, इसका एक एग्जांपल दिया आपके टेक्स्ट बुक में,
केरला सेव्ड 300 करोड़ इन लाइसेंस फीस यूजिंग द FOSS। FOSS ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मतलब केरला ने इनका सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जो कि ओपन सोर्स है, एकदम से पूरा फ्री टू यूज़। मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि आपके डेटा को, डेटा मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो फ्री टू होते हैं, मतलब उनके जो कोड होते हैं वो पब्लिकली पूरे के पूरे अवेलेबल रहते हैं, उसको कोई भी चेंज कर सकता है, उसको कोई कुछ भी उसके साथ कर सकता है, वो फ्री टू यूज़ रहते हैं, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, कुछ चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस भी कर सकता है, इसलिए उनको बोला गया है ना ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स फ्री टू अवेलेबल रहते हैं। यहाँ केरला का एक एग्जांपल दिया गया 300 करोड़ का उनका जो लाइसेंस फी था, ये पूरा का पूरा इन्होंने बचा लिया। 300 करोड़ का जो लाइसेंस था, मतलब प्राइवेटली उनको जो यूज़ करना था केरला वालों को, 300, सोच रहे हो 300 करोड़ लाइसेंस फीस था, उन्होंने ये पैसा बचाया। कौन सा? उन्होंने ये पैसा कैसे बचा? क्योंकि उन्होंने FOSS की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उन्होंने यूज़ किया था केरला का। केरला गवर्नमेंट, ये है एग्जाम्पल उन्होंने दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, उन्होंने यूज़ किया था और यूज़ करके उन्होंने अपना 300 करोड़ का लाइसेंस फी बचा लिया। सोचो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कितने काम के होते हैं, जिसमें लिनक्स आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भाई। और फायरफॉक्स ये भी एक है ब्राउज़र, ये भी फ्री टू यूज़ है, ओपन सोर्स है। नेक्स्ट, अभी जो ओपन सोर्स देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा उल्टा है क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स में क्या डिफरेंस था कि इसके जो कोड थे पब्लिकली अवेलेबल थे, कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, बेहतर कर सकता है। ये पूरा का पूरा उल्टा है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का। इसमें क्या होता है ना, प्राइवेट कंपनियां इसे बनाती हैं, कंपनी बनाती है और कंपनी का ये जो कोड है क्लोज रहता है और ये कंपनी में ही अवेलेबल रहता है। फर्क एक ही बात का है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा था, फ्री टू यूज था, लेकिन इसमें आपको परचेस करना पड़ता था। इसका बेस्ट एग्जांपल है विंडोज़ ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिसेस होते हैं उनको आपको अगर एक्सेस करना है, यूज़ करना है, तो आपको खरीदना पड़ता है उनको, ठीक है। उनका विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो भी आपको लेना पड़ता है अलग से, उसका चार्ज लगता है, पैसा लगता है, क्योंकि वो कंपनी बनाई रहती है, ठीक है। इसलिए उनको बोला गया क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज्ड सोर्स मतलब इनके कोड जो है कंपनी में ही अवेलेबल है, तो आप ना ही उसको एक्सेस कर सकते हो, ना ही चेंज कर सकते हो, ना ही मॉडिफाई, बस एक काम कर सकते हो, यूज कर सकते हो, खरीद लो, यूज कर लो। उसमें क्या था, खरीदने की जरूरत नहीं थी, पर हमें यूज करने का पूरा बेनिफिट था। यूज दोनों में हो रहा है, लेकिन डिफरेंस इसमें ये था, इसके कोड पब्लिकली अवेलेबल थे, कोई भी यूज कर सकता था, चेंज कर सकता था, बढ़ा सकता था, मॉडिफाई कर सकता था। क्लोज्ड में ऐसा ये पार्ट आता ही नहीं है। इसमें यूज हो रहा था, पर इसमें ये फ्री टू यूज था पूरा, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें कोड पब्लिकली अवेलेबल था ही नहीं, ये कंपनी अपने अंदर रखी रही। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने MS ऑफिस बनाया है, ठीक है, तो आप उनके कोड को चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल रहते नहीं है, वो उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने वो अपने पास रखा है, ठीक है। तो वो वाला जो सॉफ्टवेयर ना उन्होंने अपने पास रखा है, और अगर आपको ऑफिस चाहिए ना यूज़ के लिए, तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। यही मेजर डिफरेंस है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के बीच में। समझ गए होंगे आप, लिनक्स, विंडो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये दोनों भी आप समझ गए होंगे। सो यही था आज के लिए, इतना ही गाइस। अभी आप इतना समझ गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने जो भी पार्ट कवर किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।